हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंथी है और इसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है आपको समझाने के लिए, इसीलिए इस एक एक्सरसाइज की 3 वीडियोस बन चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने बोर नहीं होना है, इसको इंटरेस्टिंग वे में समझना है। ये आपके लिए ही है कि मैंने इस एक्सरसाइज को 3 लेक्चर्स में तोड़ा इसको, ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। मैं चाहती मैं एक ही लेक्चर में खिचड़ी पका के समझा सकती थी, लेकिन ऐसा करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अच्छा लेक्चर और अच्छा टीचर वही है जो अपने स्टूडेंट्स को या उनको समझा सके, अच्छी तरह उन तक डिलीवर कर सके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर अबाउट ये जो टॉपिक है ना, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। ये जहाँ पर भी आपको इक्वेशन नज़र आए ना, उसकी प्रैक्टिस करते जाए उनको बैलेंस आउट करने की। ठीक है, हमने छोड़ा था प्रीवियस लेक्चर यहाँ तक कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। यहीं से स्टार्ट करते हैं। उन्होंने कहा कैल्शियम ऑक्साइड को एडअप कराना है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और बनता क्या है आगे। ठीक है, हमने इसको कंप्लीट करना है। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको मिलाना था। हमें पता है इनके फॉर्मूलाज का। हमने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया, CaCaCO3 बन गया। ठीक है, मैं इसके साथ 2 लगाऊं, मैं इसके साथ 2 ना लगाऊं, मेरी इक्वेशन बैलेंस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। CO2O2 क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO है और ऑक्सीजन साथ मिलना है O2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला CO होता है। अब इन दोनों ने मिलना है, CO3 भी बन सकता था। ठीक है, CO2 ही, ये देखें, अब ये इक्वेशन देखें, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4, और इधर भी ऑक्सीजन बैलेंस आउट हो गए, हमें 3 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो इस तरह हमने बैलेंस आउट किया। फिर मीथेन था और साथ में ऑक्सीजन, मीथेन का फॉर्मूला था CH4 और ऑक्सीजन O2। CH4O2 है तो मैंने बनाया CO2 प्लस H2O। H2O अब बैलेंस आउट करें इक्वेशन को, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 के साथ 2 लगा तो 4 बन जाएगा। ठीक है, अगली इक्वेशन आपका होमवर्क है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स के क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कंबस्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये किस तरह आपस में रिलेट करते हैं? कंबस्शन रिएक्शन होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, रिएक्शन जिसमें कंबस्शन हो रही थी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस की। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है इसमें स्प्लिट होते हैं कंपाउंड्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस में। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑपोजिटली रिलेटेड टू ईच अदर। ये दोनों ऑपोजिटली एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। जो कंबस्टन रिएक्शन होता है वो इन्वॉल्व होता है कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। इनमें कम्बिनेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं। ठीक है, जुड़ रहे हैं टू फॉर्म 1 कंपाउंड, एक कंपाउंड बनाने के लिए। लेकिन जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इसमें क्या होता है, वही कंपाउंड ले लें अगर इन कंट्रास्ट, वो कंपाउंड स्प्लिट होता है छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट व्हाई द मास ऑफ ऐश। ऐश क्या होता है? ऐश होती है राख। ठीक है, वो कह रहे हैं राख का जो मास है, कोयले के जब टुकड़े को जलाया जाता है तो उसमें जो राख का वजन है वो कोयले के वजन से कम होता है। ऐसा क्यों होता है? ये एग्जांपल भी दी थी लॉ ऑफ मास सेक्शन में मैंने आपको। तो कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये डेफिनेशन इतनी बार पढ़ ली है कि अब वो जो है ना जुबान पे वो बोरियत हो रही है कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ी जा रहे हैं। लेकिन यकीन माने ये डेफिनेशन ने आपका पीछा नहीं छोड़ना, जिस मर्जी लेवल पे चले जाएं आप। मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, भूलेंगे नहीं आप। लेकिन पूरी डेफिनेशन नहीं है ये। इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो कह रहे हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होता है टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट के। हमने ये भी पढ़ा, जो कहते हैं जब कोयले को बर्न करवाया जाता है इट लीव्स ऐश बिहाइंड, तो उसकी राख पीछे बच जाती है। ऐश लाइटर होती है कोयल से बिकॉज ड्यूरिंग इट्स कंबस्टन सम ऑफ इट्स मास एस्केप आउट इन द एनवायरनमेंट। हवा में हीट की फॉर्म में भी निकल जाता है, लाइट की फॉर्म में भी निकल जाता है और गैस की फॉर्म में भी निकल जाता है। तीनों को इकट्ठा करें
इकट्ठा करके लाएं वापस और उनको दोबारा उनका वजन करें तो वो इक्वल होगा। तो ड्यू टू विच इट्स मास डिक्रीज आफ्टर बर्निंग, इसी वजह से उसका मास डिक्रीज हो जाता है। 3 चीज़ों की वजह से उनकी राख बन जाती है, वो हल्की होती है। क्यों हल्की होती है? क्योंकि जलने के दौरान क्या होता है, उसके मास में से हीट निकलती है, रोशनी निकलती है, गैसेज निकलती है, जिसकी वजह से वो हल्का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन से हम किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, इसको गौर से सुनिएगा, क्या पता अभी बना लें, ठीक है। तो इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट प्रोड्यूस बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल, फ्यूल बर्न होता है। इसकी एग्जांपल कोई है आपके पास? आपके घरों में जो जनरेटर चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग, जो भी आप घर में, आप कैसे चलाते हो उनको? फ्यूल देते हो कुछ किस्म का, या ऑयल देते हो, या फिर गैस देते हो, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह होता है। इन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है कि बर्निंग हो रही होती है फ्यूल की थर्मल पावर स्टेशन के अंदर, विच इज़ यूज इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद इन्वेस्टिगेट क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाउ विल यू नोटिस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस अपॉन मिक्सिंग दीज रिएक्शन। अच्छा, ये जो है ना, ये एक प्रॉपर प्रैक्टिकल था बुक में, जिसकी वजह से ये इसका कंक्लूजन निकलना है, तो वो पढ़ेंगे तो हमें जो है वो इसकी समझ आएगी, ठीक है। सो लेकिन वैसे आप पढ़ के देख लें। वो कह रहे हैं, हाउ विल यू नोटिस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेक प्लेस अपॉन मिक्सिंग द रिएक्टेंट। आपको कैसे पता चलेगा कि रिएक्टेंट के मिलाने से केमिकल तामुल हुआ या नहीं हुआ? व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स आर मिक्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलते हैं, एंड चेंज इन टेम्परेचर, और टेम्परेचर चेंज होता है, कलर भी चेंज हो जाता है, इट्स इट नोटिस। तो हमें नोटिस में आता है कि इसका कलर, टेम्परेचर वगैरह चेंज हो गया, हमें पता लग जाता है कि शायद जो है वो मुमकिन तौर पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर कहना, विच मेटल व्हेन इग्नाइटेड द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑफ गिव ऑफ इंटेंस लाइट। कौन सी मेटल है जिसे हवा के मौजूद में जलाया जाए तो तेज़ रोशनी निकलती है? मैग्नीशियम मेटल है, इसको हम हवा में बर्न करते तो एक इंटेंस ब्राइट लाइट निकलती है। अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन MgO2 है, MgO बनेगा प्लस लाइट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज फोटोसिंथेसिस डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल फ्रॉम द रिएक्शन। कि आप फोटोसिंथेसिस के लॉ ऑफ कंजर्वेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? The law of conservation of mass is connected to photosynthesis because matter like carbon dioxide and water go into the plant with the help of energy. The plant create a new format like sugar और glucose and release of। अच्छा, क्या कहना चाहिए इस पूरे पैराग्राफ में? वो कह रहे हैं कि मादा जो है ना, उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन फोटोसिंथेसिस के साथ जुड़ा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे मादे पौधे में दाखिल होते हैं तो तवानाई की मदद से पौधा मादे की एक नई शक्ल यानी शुगर या ग्लूकोज बनाते हैं। वही फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जब एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, तो वो अपनी खुराक तैयार करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है वो पौधे से खारिज कर देते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है, ठीक है। तो वो कहें कौन सी गैस जितनी अमाउंट में आ रही है उतनी अमाउंट में जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड की, ये भी केमिकल रिएक्शन, और इसमें भी जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म हो गई है हमारे पास, यहाँ तक ही था। आई होप आपको इस पूरी एक्सरसाइज के 3 पार्ट्स की अच्छे अच्छे समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करें, वीडियो को लाइक करके जाया करें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताया करें, नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिस्कस किया करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।